बच्चों, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग क्लास 10th NCERT जोग्राफ़ी और उसका चैप्टर 4 एग्रीकल्चर को फॉलो कर रहे हैं। और उसका फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था, जिसमें हमने एग्रीकल्चर की डेफिनेशन को समझा। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ फार्मिंग में आए। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हम लोगों ने प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को समझा और पढ़ा। इसी के सेकंड पैराग्राफ में हम लोगों को आज बात करनी है इसके बारे में। मैं सेकंड पैराग्राफ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इसका सेकंड पैराग्राफ, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ और आपको समझाता हूँ। मैंने कल आपको समझाया था कि जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है वो क्या होती है, किस तरह से जो प्राचीन काल में किसान पुराने औजार का उपयोग करके खेती करते थे, और मिट्टी जिस तरह की भी है उसमें जितना भी उपजाऊपन है, यानी उसकी जो नेचुरल फर्टिलिटी है, उसी का वो उपयोग करते थे। अलग से एक्स्ट्रा सप्लीमेंट वो यूज़ नहीं करते थे, किसी तरह का कोई खाद वगैरह नहीं। जो मिट्टी ने उपजा दिया, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। इस तरह की उसको हम लोग प्रिमिटिव सबसिस्टेंस यानी सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए, अपने भोजन के लिए कृषि करना, अपने परिवार को चलाने के लिए कृषि करना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है? इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है, इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं हम लोग। फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। किसान क्या करता है, जंगल के छोटे से हिस्से को, एक ज़मीन के टुकड़े को जिसमें कि पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, उसको, पेड़ों को काट देना, ज़मीन को साफ़ कर देना, जड़ों को निकाल देना। ठीक है, उसकी प्लॉइंग करना, फिर प्लॉइंग करने के बाद यानी उसमें हल चलाना, और फिर उसमें खाद्यान्न यानी जो अनाज जो हम लोग, जो किसान और उसका परिवार खाता है, जो उसके लिए उपयोगी है, उसको बोना। ठीक है, उसकी खेती करना और अपने परिवार को चलाना। ठीक है, फिर आगे, व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन। 1 साल, 2 साल, 3 साल उसने खेती की उस ज़मीन के टुकड़े पर, जिसको कि उसने साफ़ किया था, जंगल वगैरह काट करके, पेड़ वगैरह सब साफ़ करके, झाड़ी वाड़ी सब एकदम। ठीक है, उसमें खेती की, 1-2 साल, 3 साल खेती की। धीरे धीरे क्या होगा, जो वहाँ की मिट्टी है, जो सॉइल है, उसकी फर्टिलिटी कम होती जाएगी, उसका उपजाऊपन कम होता जाएगा। तो जब उपजाऊपन उसका कम हो जाएगा तो किसान क्या करेगा, उस ज़मीन को वैसे ही छोड़ देगा। वैसे ही छोड़ करके वो दूसरे ज़मीन के टुकड़े पे जाएगा, वहाँ पर वो जंगल को साफ़ करेगा, मिट्टी को, वहाँ की जो ज़मीन है उसको खेती लायक बनाएगा, उसमें खेती करेगा। फिर से वही 2-3 साल खेती करेगा। फिर जब वहाँ की मिट्टी भी अपनी फर्टिलिटी को लूज़ कर देगी, यानी उसका उपजाऊपन भी कम हो जाएगा वहाँ की मिट्टी का, तो क्या करेगा, फिर तीसरे जगह चला जाएगा, तीसरी ज़मीन पर खेती करेगा। ठीक है, तीसरी ज़मीन पर भी जब ऐसा ही होगा तो फिर से पहली वाली ज़मीन पे चला जाएगा। पहला जो उसने सबसे पहले जो जंगल साफ करके जो खेती की थी, वहाँ क्या होगा, उसमें क्या होगा बच्चों, इसको हम लोग स्लैश और बर्न और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। अब क्या होता है बच्चों, नेचुरल प्रोसेस से, यानी प्राकृतिक प्रक्रिया से, जो उसने द लैंड विच इज़ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड बाय द फार्मर, किसान ने जो ज़मीन छोड़ दी थी, 2 साल 3 साल के लिए छोड़ दी थी, उसने उस पर खेती नहीं कर रहा था, जो कि जिसकी फर्टिलिटी लूज़ हो गई थी, कम हो गई थी, वो प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा मिट्टी फिर से रीगेन कर लेती है।
मिट्टी में फिर से उपजाऊपन आ जाता है। ठीक है, तो अब वो तीसरी ज़मीन के बाद फिर पहली ज़मीन पे आ गया, उसने पहली ज़मीन पे फिर 2-3 सीज़न 4 सीज़न खेती की, है ना। फिर जब उसका उपजाऊपन हुआ तो फिर वो दूसरा उसने ज़मीन तैयार की थी वहाँ चला गया। इस तरह से वो लोग एक रोटेशनल वे में खेती करते हैं। ये ख़ास तौर से हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में इस तरह की खेती की जाती है, जिसको झूमिंग बोलते हैं, झूमिंग कल्टीवेशन, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस। बताया मैंने कि किस तरह से मिट्टी में वापस फर्टिलिटी आ जाती है। लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो एज द फार्मर डज नॉट यूज फर्टिलाइजर और अदर मॉडर्न इनपुट। यहाँ पर जो भूमि की उत्पादन क्षमता है, यानी फसल कितनी होगी, ये बहुत ही कम होता है, उसकी उत्पादन क्षमता बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी की जो प्राकृतिक उपजाऊ शक्ति होती है उसका उपयोग किया जाता है। किसान किसी भी तरह का बाहरी जो सप्लीमेंट है, यानी केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह, मैन्योर वगैरह, ये सब का उपयोग नहीं करता किसान। मिट्टी में जितनी क्षमता है उतना फसल उगाना है, मतलब कोई भी आधुनिक तरीका अपनाता नहीं है किसान, है ना। इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। भारत में अलग अलग जगह में इस तरह की अलग खेती जो होती है और सबको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इट इज़ झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। आप भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, असम है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड वगैरह, है ना, वहाँ पर इसको झूमिंग बोलते हैं। पामलाओ, मणिपुर में इसको पामलाओ बोलते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर वाले जो इलाके में, बस्तर ज़िले में, इसको दीपा नाम से कहते हैं। एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, दीपा बस्तर में भी कहते हैं और अंडमान और निकोबार आइलैंड में भी इसको दीपा कहते हैं। ठीक है, देखो इसमें दिया हुआ है कि द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिलपाइन, मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, कॉनुको, वेनेजुएला, अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, डाटा बेस्ड है जो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं बच्चों, नेक्स्ट जो है हेडिंग है वो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। बच्चों इंटेंसिव का मतलब होता है सघन। सब्सिस्टेंस वही अपना जीवन चलाने के लिए, और फार्मिंग खेती, यानी इस खेती में भी किसान बेचने के लिए नहीं काम कर रहा है, अपना उसको परिवार ही चलाना है, परिवार का ही पेट पालना है, ठीक है, लेकिन इंटेंसिवली खेती करनी है। अब इंटेंसिव फार्मिंग क्या होती है बता रहा हूँ। क्या होता है, ये इस तरह की जो खेती होती है, मतलब मैं इसका हल्का सा समझा देता हूँ, फिर लाइन बाय लाइन हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। बच्चों इस तरह की खेती उन इलाकों में होती है जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, यानी लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब जनसंख्या ज़्यादा होगी, बहुत सारे लोग होंगे, तो जो उनकी फूड रिक्वायरमेंट है डेफिनेटली वो ज़्यादा होगी, है ना। मतलब भाई ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा खाना चाहिए, ज़्यादा भोजन चाहिए, ज़्यादा भोजन के लिए ज़्यादा अनाज उगाना पड़ेगा। ज़मीन उतनी ही है, ज़मीन जो लैंड है, जो भूमि है, वो रबड़ तो है नहीं कि हम उसको खींच के लंबा कर देंगे, वो तो उतना ही है, बल्कि वो लैंड होल्डिंग्स छोटी होती जा रही है। जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, यानी विरासत का अधिकार जो होता है, कि जैसे बाप है, बाप के 4 बेटे हुए, बाप के पास अगर मान लो कि 1 एकड़ ज़मीन है तो 4 बेटे हुए, अब वो 1 एकड़ ज़मीन जो है 4 हिस्सों में बंट जाएगी। अब उन 4 बेटों के भी 2-2 बेटे हुए, यानी 4 4 × 2 8, यानी अब 8 हिस्सों में वो उतनी ही सी ज़मीन 8 हिस्सों में बढ़ जाएगी। तो लैंड होल्डिंग्स जो है वो तो छोटी होती जा रही है, ठीक है, और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो प्रेशर है, ज़मीन पे प्रेशर है। तो उसके लिए क्या होता है, इस तरह की खेती में क्या होता है
छोटी छोटी ज़मीन के टुकड़े जो होते हैं, छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े, उनमें किसान कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज का उत्पादन किया जाए, और उसके लिए वो मॉडर्न इनपुट्स को भी यूज़ करता है। पुराने तौर तरीकों के साथ साथ वो मॉडर्न जो है आधुनिक तरीकों का भी अपनाता है। ठीक है, इसलिए इसको इंटेंसिव इसलिए कहते हैं क्योंकि छोटी सी ज़मीन के टुकड़े में अधिक से अधिक अनाज का उत्पादन करना। ठीक है, मतलब जो पर हेक्टेयर यील्डिंग जिसको बोलते हैं, यानी 1 हेक्टेयर में जो उत्पादन की क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। टोटल प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होता क्योंकि ज़मीन तो छोटी है भाई, बड़े बड़े फार्म तो है नहीं, लेकिन जो पर हेक्टेयर यील्डिंग यानी 1 हेक्टेयर में कितने किलो अनाज हो सकता है क्षमता के अनुसार, वो ज़्यादा होता है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। मैंने बताया इस तरह की जो खेती होती है वो ऐसे इलाकों में होती है जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, लोग बहुत ज़्यादा होते हैं और भूमि पर बहुत दबाव होता है। इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, है ना, ये सघन कृषि होती है जिसमें मेहनत, मनुष्य की जो मानव का जो श्रम है ये बहुत ज़्यादा लगता है। वेयर हाई डोजेज ऑफ इसके अलावा बायोकेमिकल इनपुट्स यानी केमिकल, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह का यूज़ होता है जम के। एंड इरिगेशन आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। सिंचाई, है ना, सिंचाई की व्यवस्था बहुत अच्छी की जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लिया जा सके, उत्पादन किया जा सके। Though the right of inheritance leading to the division of land among successive generation has rendered landholding size uneconomical, the farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood। बताया मैंने वो जो विरासत का अधिकार होता है कि भैया बाप है तो बाप के बेटे हैं तो बेटों में ज़मीन बढ़ जाएगी, फिर बेटों के बेटों में ज़मीन बढ़ जाएंगी। इससे क्या हुआ कि जो भूमि की, कृषि भूमि की जो उसका आकार है, उसकी जो साइज है लैंड होल्डिंग की, वो कम होती जा रही है ना, और ये अनइकोनॉमिकल है, मतलब ये आर्थिक रूप से घाटा प्रदान करने वाला है। बच्चों, ज़मीन के टुकड़े जब बड़े बड़े होते हैं, फार्म जो लैंड फार्म होते हैं वो बड़े बड़े टुकड़े पे जब हम खेती करते हैं तो डेफिनेटली मतलब आप अच्छे तरीके से खेती कर पाएंगे और प्रोडक्शन भी अच्छा ले पाएंगे। ठीक है, और उसमें आप मॉडर्न इनपुट्स को भी बहुत इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ट्रैक्टर भी, आप बड़ी ज़मीन का टुकड़ा है उस पर ट्रैक्टर आप आसानी से चला सकते हैं, हल चला सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी क्यारियाँ हैं, छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े हैं, उस पर आप पुराने तौर तरीके से हल बैल से तो हल चला सकते हैं बैलों का प्रयोग करके, लेकिन आप ट्रैक्टर, छोटे से ज़मीन के टुकड़े में आप ट्रैक्टर नहीं घुमा सकते, आपको काफ़ी मुश्किल होगी। ठीक है, ट्रैक्टर घुमाया जाता है बड़े बड़े फार्म जो होते हैं उनमें आसानी से। ठीक है, तो ये जो है ये काफ़ी अनइकोनॉमिकल होता है। तो इसमें क्या होता है, फार्मर्स क्या करता है, लगातार मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए, है ना, फ्रॉम द लिमिटेड लैंड, यानी भूमि तो सीमित है लेकिन उस सीमित भूमि में ही हमको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना है, मैक्सिमम आउटपुट लेना है ना। क्यों? क्योंकि जीवन यापन करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है किसान के पास, मतलब वो उसके पास नौकरी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, उसको तो उसी ज़मीन से कमाना है। ठीक है, दस देयर इज़ एनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड। इसके कारण क्या होता है, उस कृषि भूमि पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। ठीक है, किसान सोचता है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा इसमें उत्पादन किया जाए। ठीक बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कमर्शियल फार्मिंग के बारे में बात करेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड नाइट।